हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल पनासिया। माय नेम इज भानु प्रताप। सो गाइस, जो लास्ट वीडियो मैंने आपके साथ सीआरपीसी की बनाई थी उसके अंदर मैंने आपके साथ सेक्शन 128 तक डिस्कस किया था, जिसके अंदर मैंने आपके साथ मेंटेनेंस का जो प्रोविजन है और उसके अंदर कैसे इन्फोर्समेंट होती है उसकी मेंटेनेंस की, कौन कौन मेंटेनेंस के लिए एलिजिबल होता है, उसके इंपॉर्टेंट और लैंडमार्क जजमेंट डिस्कस किए थे। तो मेंटेनेंस के ऊपर मैंने 3 वीडियोस बनाई है। इसके अलावा मेरे चैनल पे आपको 20 सीआरपीसी की वीडियोस मिल जाएगी। आप एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना इस वीडियो की। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, गाइस प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पे आपको लेबर लॉ की कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगी, 60 से ऊपर वीडियोस मिल जाएगी, जो कि आपके एलएलबी, नेट और यूपीएससी ईपीएफओ के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। उसके अलावा मैंने सीआरपीसी के ऊपर वीडियोस बना रखे, 20 वीडियोस मैं सीक्वेंस में चल रहा हूँ। उसके अलावा कंपनी लॉ के ऊपर हो गया, कॉम्पिटिशन लॉ के ऊपर हो गया, एनवायरमेंट लॉ के ऊपर हो गया। आपको काफी सारा डाइवर्स लॉ का कॉन्टेंट यहाँ पे मिल जाएगा। तो आज जो हमें एरिया करना है वो हम सेक्शन 129 से करेंगे सीआरपीसी का, जो कि आपका चैप्टर 10 है, जो कि बात करता है मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड ट्रैंक्विलिटी। अगर आपने इंडियन पीनल कोड पढ़ा होगा ना, तो इंडियन पीनल कोड में पब्लिक ट्रैंक्विलिटी के जो ऑफेंसेस अगेंस्ट द पब्लिक ट्रैंक्विलिटी है उसका एक अलग से चैप्टर बना हुआ है, सेक्शन 141 से लेकर सेक्शन 160 तक, जिसके अंदर आप अनलॉफुल असेंबली का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, जिसके अंदर आप अफरे का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, जिसके अंदर आप राइटिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, जिसके अंदर आप राइटिंग विद डेडली वेपन्स का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपके उसके अंदर आते हैं। तो वही जो पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन रखने की जिम्मेदारी है ना, वो मजिस्ट्रेट के ऊपर, चाहे वो आपका सब डिविजनल मजिस्ट्रेट हो गया, चाहे वो आपका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो गया, या आपका एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हो गया, तो उनके ऊपर जो जिम्मेदारी है, तो उसका क्या प्रोसेस है, कैसे किया जाता है, वो हम इस पूरे चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। इसके अलावा आपने एक बड़ा फेमस टर्म सुना होगा साहब, कर्फ्यू लग गया, कर्फ्यू लगा दिया मजिस्ट्रेट ने। तो ये जो कर्फ्यू लगाने वाला प्रोविजन है ना, धारा 144 लग गई, तो वो वाली बात भी हम इसी सीआरपीसी के एरिया के अंदर पढ़ेंगे, इसी सीआरपीसी के चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं सेक्शन 129 से। देखिए, सेक्शन 129 कहता है डिस्पर्सल ऑफ असेंबली बाय यूज ऑफ सिविल फोर्स। देखिए, यहां पे हम किस असेंबली की बात करें साहब, यहां हम बात कर रहे हैं अनलॉफुल असेंबली की। अब अनलॉफुल असेंबली की डेफिनेशन तो सीआरपीसी में है ही नहीं। अनलॉफुल असेंबली की डेफिनेशन कहां से निकालें? तो अनलॉफुल असेंबली, अगर आपको याद हो, सेक्शन 141 इंडियन पीनल कोड, वहां पे अनलॉफुल असेंबली की डेफिनेशन है कि 5 या 5 से ज्यादा लोग अलग अलग कामों के लिए अगर जुड़ते हैं विद द कॉमन ऑब्जेक्ट, तो वो अनलॉफुल असेंबली के अंदर आ जाता है। टू ओवर ऑ बाय क्रिमिनल फोर्स, टू रेजिस्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ बाय द पब्लिक सर्वेंट, इस तरीके के जो काम है सेक्शन 141 में आपके 5 काम मेंशन है। इंडियन पीनल कोड की बात कर रहा हूं, वहां पे अनलॉफुल असेंबली की जो डेफिनेशन है वो डिफाइंड है, वहां पे मिनिमम 5 लोगों का होना जरूरी है। तो यहां जो सेक्शन 129 हम पढ़ रहे हैं, ये उसी के रिगार्डिंग बात कर रहा है कि हम उसी असेंबली को डिस्पर्स करने की बात करेंगे। और यहां पे जो ऑर्डर पास किया जाएगा, या यहां पे जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट इसको डिस्पर्स करेगा, अगर कोई व्यक्ति एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बावजूद डिस्पर्स नहीं हो रहा है, तो मैं आपको बता दूं, सेक्शन 145 जो है ना आपका इंडियन पीनल कोड में, वहां पे स्पेसिफिकली इसके लिए अप टू 2 साल की पनिशमेंट है कि डिस्पाइट द ऑर्डर, इफ द पर्सन इज नॉट रेडी टू बी डिस्पर्स्ड, इफ द पर्सन इज नॉट डिस्पर्सिंग फ्रॉम द अनलॉफुल असेंबली, ही और शी शैल बी पनिश्ड अप टू 2 ईयर, सेक्शन 145 आईपीसी। तो अब सेक्शन 129 के अंदर डिटेल में चलते हैं। देखिए, यहां पे कितने मजिस्ट्रेट्स की बात हो रही है। सबसे पहले हमारे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, दूसरे ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। अगला, अगर ऑफिसर इंचार्ज अवेलेबल नहीं है, तो मिनिमम सब इंस्पेक्टर की रैंक का कोई भी पुलिस ऑफिसर, मिनिमम सब इंस्पेक्टर की रैंक का कोई भी पुलिस ऑफिसर, सब इंस्पेक्टर से नीचे नहीं होना चाहिए, हेड कांस्टेबल अलाउड नहीं है, कांस्टेबल अलाउड नहीं है, सब इंस्पेक्टर की रैंक का जो भी कोई पुलिस ऑफिसर है या फिर आपका एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है, वो चाहे तो वो कमांड कर सकता है किसी भी अनलॉफुल असेंबली को। अनलॉफुल असेंबली का पर्पस ही होता है पब्लिक पीस को डिस्टर्ब करना, जो कि पब्लिक पीस को डिस्टर्ब कर सकती है, जो कि पब्लिक पीस को डिस्टर्ब कर सकती है, उस किस्म की अनलॉफुल असेंबली को क्या कहे कि आप हो जाइए डिस्पर्स। और जब ये ऑर्डर आ जाएगा, जब ये कमांड आ जाएगा, तो अकॉर्डिंगली उन मेंबर्स को डिस्पर्स होना पड़ेगा। और यदि वो डिस्पर्स नहीं होते, बड़े ढीठ हैं,
तो हम उन पे इंडियन पीनल कोड लगा देंगे कि वो डिस्पर्स नहीं हो रहे, डिस्पाइट द ऑर्डर वो डिस्पर्स नहीं हो रहे। दूसरी चीज, अगर कमांड देने के बाद भी वो डिस्पर्स नहीं हुए, बड़े बदमाश है जी, तो क्या किया जाए? तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को फोर्स अप्लाई करने पे मजबूर होना पड़ेगा कि अगर उन्होंने भीड़ लगा लिया, अनलॉफुल असेंबली बना लिया और वो कमांड देने के बावजूद, डिस्पाइट द कमांड इन सेक्शन 129 क्लॉज 1, उसके बावजूद वो डिस्पर्स होने का राजी नहीं, तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या फिर जो भी पुलिस ऑफिसर था जिसकी हम बात कर रहे थे ऊपर, जैसे ऑफिसर इंचार्ज हो गया या फिर आपका सब इंस्पेक्टर रैंक हो गया, तो वो चाहे तो उसके बाद वो फोर्स को अप्लाई कर सकता है और उसके बाद वो उन लोगों को अरेस्ट भी कर सकता है और कन्फाइन भी कर सकता है। दोनों चीजें करी जा सकती है। ध्यान रखना, ये जो कन्फाइनमेंट होगी, दिस इज नॉट द रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट बाय द पब्लिक सर्वेंट। गलती से भी इसको रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट मत समझ लेना, बिकॉज दैट इज अ लीगल कन्फाइनमेंट। क्यों कन्फाइन करने की आवश्यकता पड़ रही है? क्योंकि साहब हमने कमांड दिया था, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने कमांड दिया था उस अनलॉफुल असेंबली को डिस्पर्स होने का, और डिस्पाइट द क्लियर इंडिकेशन, डिस्पाइट द क्लियर कमांड बाय द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, द अनलॉफुल असेंबली हैज नॉट येट डिस्पर्स्ड, and now we are left with no option rather other than provide using the civil force. We are left with no option other than arresting those persons in the unlawful assembly. अब चलते हैं सेक्शन 130 के ऊपर। ये तो था आपका 129 सिंपल। सेक्शन 130, यूज ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, यूज ऑफ आर्म्ड फोर्सेस टू डिस्पर्स असेंबली, टू डिस्पर्स असेंबली, यूज ऑफ आर्म फोर्सेस टू डिस्पर्स असेंबली। अब अगर मुझे लगता है कि किन्हीं भी कारणों की वजह से इन अनलॉफुल असेंबली के मेंबर्स को डिस्पर्स करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया है और पब्लिक सिक्योरिटी के लिए इट इज नेसेसरी कि हम उन्हें डिस्पर्स करें, बिकॉज ये पब्लिक सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर हम उन्हें डिस्पर्स नहीं करेंगे तो दंगे फैल सकते हैं, अगर हम उन्हें डिस्पर्स नहीं करेंगे तो बहुत बड़ा बवाल हो सकता है। तो वहां पे कौन डिस्पर्स करेगा, आर्म्ड फोर्सेस का यूज करने के लिए कौन अलाउ करेगा? अब ये देखिए, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ही होगा, मगर वो हाईएस्ट रैंक का। ध्यान रखना, यहां पे स्पेसिफिकली मेंशन है, क्योंकि यहां पे आप जब आर्म फोर्सेस को बुलाते हैं ना डिस्पर्स कराने के लिए, तो दैट इज अ सेंसिटिव इशू। तो अगर वो सेंसिटिव इशू है तो इट इज हाईली रिक्वायर्ड कि जो ऑफिसर हो वो भी हाई रैंक का हो। पॉइंट नंबर 2, यहां पे पुलिस ऑफिसर या ऑफिसर इंचार्ज की बात नहीं हो रही, यहाँ पे सिंपल सिविल फोर्सेस का यूज नहीं करना ना, तो यहाँ पे पुलिस ऑफिसर या ऑफिसर इंचार्ज या कोई सब इंस्पेक्टर वो कमांड नहीं कर सकता उस अनलॉफुल असेंबली को डिस्पर्स होने के लिए। यहाँ पे हम एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की बात तो कर रहे हैं कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट आर्म फोर्सेस का यूज कर सकता है, मगर उस एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का हाईएस्ट रैंक का होना जरूरी है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट किसी आर्म्ड फोर्सेस को, आर्म्ड फोर्सेस के किसी भी ग्रुप ऑफ मेंबर्स को बोल सकता है कि भैया जरा इसको डिस्पर्स कराओ, ये जो आप लोग हैं इनको डिस्पर्स कराओ, और जरूरत पड़ती है तो इनको अरेस्ट करो, जरूरत पड़ती है तो इनको कन्फाइन करो। बहुत दंगा फैला रखा है इन लोगों ने, बहुत मतलब बहुत प्रॉब्लम इशू कर रखा है, बहुत ज्यादा इनकन्वीनियंस कर रखी है, इनको अरेस्ट करो, इनको पकड़ो। अब सवाल आता है कि जब ऑफिसर को ऑर्डर आया तो क्या आर्म्ड फोर्सेस के वो ऑफिसर उस रिक्विजिशन को, उस रिक्वेस्ट को मानेंगे या नहीं मानेंगे? बिल्कुल मानेंगे, उनको उसको ओबे करना पड़ेगा। और सबसे पहली चीज कि उनकी जो कोशिश रहेगी आर्म्ड फोर्सेस की, वो लिटिल फोर्स और लिटिल इंजरी में पे फोकस रहेगा। ध्यान रखना, कभी गलती से ये मत समझ लेना कि कोशिश में बिल्कुल मार पिटाई करके जान ले लेंगे ना। जान लेना, किसी प्रॉपर्टी को इंजरी पहुंचाना या उस पर्सन को इंजरी पहुंचाना उनका बिल्कुल भी जो ऑब्जेक्टिव है वो ऑब्जेक्टिव नहीं है। उनका ऑब्जेक्टिव है कि उसको डिस्पर्स करो, अनलॉफुल असेंबली को डिस्पर्स करो, और कोशिश करो आर्म्ड फोर्सेस का भी जितना कम से कम फोर्स अप्लाई हो सकता है उतना कम से कम फोर्स अप्लाई करने की कोशिश किया जाए। ये हो गई आर्म्ड फोर्सेस की सिचुएशन। अब चलते हैं एक और ग्रेव सिचुएशन पे, इससे भी खतरनाक सिचुएशन पे, सेक्शन 131, पावर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस टू डिस्पर्स असेंबली। अब जो सेक्शन 131 में मैं आपको सिचुएशन बताऊंगा ये थोड़ी ज्यादा ग्रेव है, ध्यान रखना। जब आपकी पब्लिक सिक्योरिटी
वर्डिंग देख लीजिए, लॉ की वर्डिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मैनिफेस्टली इंडेंजर्ड हो जाए, इतना ज्यादा ग्रेव आपको डेंजर क्रिएट हो जाए, मैनिफेस्टली इंडेंजर हो जाए कि वहां पे असेंबली के इकट्ठा होने की वजह से दंगे एकदम अब होने ही वाले हैं, और वहां पे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा, कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से, तो वहां पे उस केस के अंदर कोई भी कमीशन्ड या फिर गेजेटेड ऑफिसर, कमीशन आपके लेफ्टिनेंट से स्टार्ट होते हैं, ध्यान रखना, आर्मी के अंदर, या फिर कोई भी गेजेटेड ऑफिसर आर्म्ड फोर्सेस का, आर्म्ड फोर्सेस कौन कौन सी, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ये सारी आपकी आर्म्ड फोर्सेस के अंदर आती है। तो आर्म्ड फोर्सेस के अंदर आप सिर्फ आर्मी समझने की गलती ना करें कि आर्म्ड फोर्सेस का मतलब सिर्फ आर्मी होता है, मिलिट्री, नेवी, एयर तीनों किस्म से हो जाती हैं, ठीक है। तो कोई भी जो आपका कमीशन्ड ऑफिसर है या फिर कोई भी गेजेटेड ऑफिसर है आपका आर्मी का, वो चाहे तो वहां पे वो उस असेंबली को आर्म्ड फोर्सेस की मदद से डिस्पर्स कर सकता है और उन लोगों को अरेस्ट और कन्फाइन कर सकता है। ध्यान रखना, किनको, जो असेंबली के मेंबर्स हैं, जो अनलॉफुल असेंबली के मेंबर हैं, क्योंकि यहां पे जो इंपॉर्टेंट वर्ड आपको ध्यान रखना है वो है पब्लिक सिक्योरिटी का मैनिफेस्टली इन डेंजर होना। पब्लिक जो सिचुएशन है वो बहुत ज्यादा ग्रेव है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से कम्युनिकेशन नहीं हो रहा, तो क्या करेंगे साहब, तो कोई भी ऑफिसर जो आर्म फोर्सेस का है वो ये काम कर सकता है, और उसके बाद अगर पॉसिबल होता है तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से कम्युनिकेट करे, और कम्युनिकेट करने के बाद जो मजिस्ट्रेट का इंस्ट्रक्शन होगा, इंस्ट्रक्शन को ओबे किया जाएगा। अगर नहीं कम्युनिकेशन हो रही तभी तो ये काम करना पड़ा ना, तो अगर पॉसिबल होगा तो कर लेंगे ओबे। चलिए ये भी हो गया। अब चलते हैं आज के लास्ट सेक्शन पे, दैट इज सेक्शन 132। कल की जो मैं वीडियो आपके साथ बनाऊंगा उसमें मैं सेक्शन 133 से डिस्कस करूंगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। तो सेक्शन 132 क्या प्रोवाइड करता है जरा समझते हैं। ये प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन, क्योंकि भाई आप मार पिटाई भी तो कर सकते हैं, आर्म फोर्सेज अनलॉफुल असेंबली को रोकने के लिए गुड फेथ के अंदर भी इंजरी तो पहुंचा सकती है ना, हार्म तो पहुंचा सकती है ना। तो कल को कोई आर्मी वाले पे ही केस कर दे, तो इस किस्म की सिचुएशन से बचने के लिए सेक्शन 132 को बनाया गया, कि हमने कहा कि अगर सेक्शन 129, सेक्शन 130, सेक्शन 131 के अंदर कोई प्रोसीडिंग डालनी है, कोई प्रोसिक्यूशन करना है किसी पब्लिक सर्वेंट को, किसी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को, या फिर किसी आर्म फोर्सेस के मेंबर को, अगर कोई प्रोसिक्यूशन करना है क्रिमिनल कोर्ट में, तो ध्यान रखना आपको सैंक्शन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। किसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी? सैंक्शन की रिक्वायरमेंट। मैं यहाँ पे रिटन कंप्लेंट की बात नहीं कर रहा, सैंक्शन मतलब होता है या तो सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट के बंदे, जैसे आर्म फोर्सेस है, ऑफिसर है कोई आर्म फोर्सेस का, या फिर कोई मेंबर है आर्म फोर्सेस का, तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की जरूरत पड़ेगी, या फिर कोई अदर ऑफिसर है तो आपको स्टेट गवर्नमेंट की सैंक्शन लेनी पड़ेगी। ध्यान रखना, सैंक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इन लोगों को जो ये जो आर्म फोर्सेस है ना, या जो सिविल फोर्स अप्लाई कर रही है, जो लिटिल इंजरी कर रही है, उनको करना पड़ रहा है। अगर वो नहीं करते तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं होता, अगर वो नहीं करते तो ये अनलॉफुल असेंबली जो है वो डिस्पर्स नहीं होती, और शायद हो सकता था हमारी जो पब्लिक सिक्योरिटी थी और ज्यादा खतरे में आ जाती, हो सकता था हमारा जो पब्लिक सिक्योरिटी और ज्यादा थ्रेटन हो जाती। तो उस केस के अंदर दे हैड टू टेक द स्टेप, दे हैड नो अदर ऑप्शन। तो वहां पे उनको प्रोटेक्ट करना, उनके खिलाफ किसी किस्म की क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन होना, ये भी तो जरूरी है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जब सैंक्शन के लिए आएगा ना, या फिर स्टेट गवर्नमेंट के पास, तो वो देखेगी कि सैंक्शन देना चाहिए प्रोसिक्यूशन का, मतलब कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग इनके खिलाफ चलानी चाहिए 132 के अंदर, ये जो बात मैं कह रहा हूं आपको, या नहीं चाहिए, तो वो चीज इसमें देखा जाएगा। दूसरा, अगर कोई एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है या कोई पुलिस ऑफिसर है, अगर वो गुड फेथ में एक्ट कर रहा है तो कोई प्रोसीडिंग नहीं होगी। चलिए अगला, और मैं आपको बता चुका हूं आर्म फोर्सेस वगैरह ने गुड फेथ में अगर कोई काम किया है तो उन्होंने कोई ऑफेंस कमिट नहीं किया है। ध्यान रखना, इन लोगों ने, चाहे ये लोग हो, इन्होंने अगर गुड फेथ में इस के अंदर स्टेप लिया है, जो मैंने स्टेप्स आपको सेक्शन 129, 130, 131 के सिचुएशन बताई, वहां पे जो स्टेप लिया है, तो वहां पे इन्होंने कोई ऑफेंस कमिट नहीं किया है। ध्यान रखना, अगर आप गलती से ये सोच रहे हैं कि नहीं इन्होंने ऑफेंस किया है, और अगर मान लीजिए हमें आर्म फोर्सेस के खिलाफ एक्शन लेना भी है, तो सैंक्शन की अप्रूवल हमें चाहिए किससे? स्टेट गवर्नमेंट से या सेंट्रल गवर्नमेंट से। आर्म फोर्सेज है तो यूनियन की होती है, तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से सैंक्शन चाहिए। बिना सैंक्शन के तो आप क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन कर ही नहीं सकते।
तो आर्म फोर्सेस की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी, मिलिट्री, नेवल, एयर फोर्सेस वाले। और ऑफिसर वर्ड जो यहाँ पे जिक्र है ना आर्म्ड फोर्सेस के, वो आपके कमीशन्ड ऑफिसर्स की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे लेफ्टिनेंट हो गए या फिर गेस्टेड ऑफिसर हो गए आपके, तो वो सारे आपके इसके अंदर आ जाते हैं। याद रखना इसके अंदर जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर भी आते हैं, जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर या नॉन कमीशन्ड ऑफिसर भी इसके अंदर आ जाते हैं ऑफिसर की डेफिनेशन के अंदर। ये लॉ ने सेक्शन 132 में क्लियरली ये चीज मेंशन करी है। दूसरी चीज, यहाँ जो मेंबर वर्ड का जिक्र है, ऑफिसर वर्ड तो अलग चीज होगी, मेंबर वर्ड का जो जिक्र है आर्म्ड फोर्सेस में, वो आर्म्ड फोर्सेस का ऑफिसर के अलावा जो कोई भी पर्सन है वो वहां का मेंबर कहलाया, ठीक है। तो ऑफिसर के अंदर जो लोग नहीं फॉल करते और अगर वो आर्म्ड फोर्सेस से रिलेटेड है तो वो क्या क्या कहलाएंगे, मेंबर कहलाएंगे। सेक्शन 132 ये बात कहता है। तो आज की वीडियो मैं आपकी यहीं पे खत्म करता हूं। कल की जो वीडियो मैं सीआरपीसी पे बनाऊंगा वो मैं सेक्शन 133 से स्टार्ट कराऊंगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 2-3 वीडियोस मेरे को लगेगी जो सेक्शन 148 तक खत्म कराने में, जो कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, इसीलिए मैं थोड़ा टाइम ले रहा हूं। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर गिविंग अ प्रेशियस टाइम टू मी, और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।